हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ये जीवन है। और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही इमोशनल कहानियाँ। तो चलिए आज की कहानी को भी शुरू कर लेते हैं। लेकिन जो भी लोग पहली बार चैनल पर आएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। मैं एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी और करोड़ों की जायदाद की अकेली वारिस थी। पापा ने मेरी शादी एक मिडिल क्लास लड़के से कर दी ताकि वह मेरी रिस्पेक्ट करे और मुझे खुश रख सके। शादी के बाद सब बिजनेस मेरे पति ने संभाल लिया। एक दिन अचानक पति अपनी विधवा बहन को घर ले आया। वह अकेली और गुमसुम रहती। मेरे पति उसे तसल्ली देने के लिए उसके कमरे में जाया करते थे। एक रात पति कमरे में न थे तो मैं उन्हें देखने के लिए अपनी ननद के कमरे में गई। अंदर कमरे में झांका तो मेरे पति अपनी बहन के साथ जो कर रहे थे उसे देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। वह तो मेरी शादी के बाद मैं अपने पापा के दिए एक बहुत बड़े बंगले में रहा करती थी। मेरे पति सुबह ही ऑफिस चले जाते और मैं घर के नौकरों के पीछे पीछे घर का सारा काम खुद अपनी निगरानी में करवाया करती थी। मुझे आराम से बैठने की आदत नहीं थी। शादी से पहले मैं अपने पापा का कारोबार उनके साथ मिलकर संभालती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने अपने घर को संभालना शुरू कर दिया था और बिजनेस से अब मैं पूरी तरह फ्री हो चुकी थी। मेरा पति अभय बहुत ही पढ़ा लिखा और काबिल इंसान था। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कारोबार संभाल लिया था और अब मुझे अपने कारोबार की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। हमारी शादी को 4 महीने गुजर गुजर चुके थे। यह 4 महीने मेरी ज़िंदगी में बहुत ही खुशी भरे थे। अभय ने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। आज मैं बहुत खुश थी। मैंने मेड से कहकर अभय के लिए खाना जल्दी तैयार करवा लिया था, क्योंकि वह दोपहर को घर आ जाया करते थे। अभय के आने से पहले मैं भी तैयार हो गई। मैंने सोचा था कि आज मैं उन्हें ऑफिस वापस नहीं जाने दूंगी, बल्कि उनके साथ कुछ शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी। लेकिन अभय जब घर वापस आए तो अकेले नहीं थे। उनके साथ एक औरत भी थी जिसे मैं पहली बार ही देख रही थी। अभय ने मुझे बताया कि यह उनकी विधवा बहन माला है, जो अपने ससुराल वालों के साथ गुजारा कर रही थी। लेकिन अब उनके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है और अभय के सिवा उसका कोई नहीं है। इसलिए वह अपनी बहन माला को हमारे घर ले आए थे ताकि वह हमारे साथ रह सके। अभय ने मुझसे बहुत ही प्यार और इज्जत से पूछा, कविता, अगर मैं अपनी बहन को तुम्हारे घर में रख लूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? तुम चाहो तो हम माला को सर्वेंट क्वार्टर दे सकते हैं, लेकिन मेरी बहन का मेरे सिवा और कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। पहले ही उसको वक्त ने बहुत तकलीफ दी है और जवानी में बेचारी विधवा हो गई है। इसके मेरे अलावा और कौन है? और अब यह अपने पति की जुदाई का अकेलापन झेलने पर मजबूर है। मैं इसे खुद से दूर नहीं कर सकता। अभय की आंखों की नमी देखकर मैं पिघल गई थी। मैंने नाराज़ होते हुए कहा कि अभय, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बहन मेरी भी तो कुछ लगती है। और भला मैं अपनी ननंद को सर्वेंट क्वार्टर में क्यों रखूँगी? हमारा इतना बड़ा बंगला है, बहुत सारे कमरे खाली पड़े हैं। आप जो चाहें माला को वह कमरा दे सकते हैं। मेरी बात सुनकर अभय का चेहरा खिल उठा। वह मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा कि कविता, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। मैंने अभय से कहा कि अगर आपने फिर ऐसी बात की तो मैं आपसे पूरी तरह नाराज़ हो जाऊँगी। मैंने आगे बढ़कर माला को गले से लगाया और अभय से कहा कि आप इसे अपने कमरे में ले जाएं, मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। अभय ने माला को हमारे बराबर वाले कमरे में जगह दे दी। अब मैंने सबके लिए खाना लगा दिया। थोड़ी ही देर में अभय और माला भी खाने के लिए चले आए। मैं अभय की बहन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और ना ही शादी से लेकर आज तक अभय ने कभी अपनी बहन का जिक्र किया था। अभय की बहन बहुत ही मासूम और खूबसूरत सी थी। वह सर झुकाए बैठी खाना खा रही थी और मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी कि किस्मत ने इस बेचारे पर कितना सितम ढाया है। भरी जवानी में ही विधवा हो गई और कोई सहारा भी नहीं बचा। थोड़ी देर बाद जब अभय मेरे कमरे में आए तो मैंने पूछा कि आपने आज तक कभी भी मुझसे किसी बहन का जिक्र नहीं किया। आपकी बहन तो बहुत प्यारी है। आप मुझे पहले ही इसके बारे में बताते तो हम खुद उसे उसके मायके से यहाँ ले आते। अभय ने जवाब दिया, माला ने अपनी पसंद से शादी की थी और पापा और मम्मी की मौत से पहले ही माला ने हमसे रिश्ते तोड़ दिए थे। कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला कि माला विधवा हो गई है और मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं उससे मिलने के लिए चला गया और उसके ससुराल वालों का व्यवहार देखकर मैंने यह फैसला किया कि मैं उसे अपने साथ ले आऊँ। मैं बड़ी हैरानी से अभय की बातें सुन रही थी। मैंने अभय को तसल्ली देते हुए कहा कि आप बहुत अच्छे हैं और आपने बहुत ठीक फैसला किया है। आपकी बहन को हमारे घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी।
मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। अभय मुस्कुराकर कहने लगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरी और अभय की शादी मेरे पापा की पसंद से हुई थी। मेरे पापा के दफ्तर में अभय एक इंजीनियर की नौकरी करते थे और पापा को उनकी ईमानदारी, मेहनत और लगन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। मैं पापा की फैक्ट्री संभालती थी और पापा दफ्तर में बैठते थे। मेरी भी अभय से कई बार मुलाकात हुई थी, लेकिन उस वक्त मुझे यह नहीं पता था कि अभय मेरी ज़िंदगी के हमसफ़र बन जाएंगे। जब पापा की तबीयत कुछ ख़राब हो गई और पापा को लगा कि मेरी शादी कर देनी चाहिए ताकि वे मुझे अपने घर में खुश देखकर सुकून की ज़िंदगी जी सकें, तब पापा ने मेरे रिश्ते देखने शुरू कर दिए। अपनी ही बराबरी में रिश्ते देखते देखते कुछ वक्त गुजर गया, लेकिन पापा को कोई लड़का ना समझ आया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अमीर थे और हमारी जैसी फैमिलीज़ में ज़्यादातर पसंद की शादियाँ करते हैं। फिर ना जाने एक दिन पापा ने अचानक ही अभय को मेरे लिए चुन लिया। तब पापा ने मुझे अभय के बारे में सब कुछ बताया कि वह किस कदर ईमानदार और मेहनती लड़का है और तुम्हारे लिए एकदम सही लड़का है। मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह किसी भी तरह हमारी बराबरी का नहीं था, लेकिन पापा ने कहा कि बेटा, वह एक मिडिल क्लास फैमिली से है और बहुत ही शरीफ लड़का है। मुझे यकीन है कि वह तुम्हारी कदर करेगा और कभी तुम्हारे साथ बुरा करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे ही इंसान से हो जो तुम्हारी कदर करे। अभय से अच्छा मुझे और कोई नहीं लगा जिससे मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर सकूँ। तुम मेरे करोड़ों के बिजनेस की एक अकेली वारिस हो। अभय एक समझदार और मेहनती इंसान है। वह तुम्हारे साथ मिलकर मेरे कारोबार को और भी आगे बढ़ाएगा और तुम दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकोगे। पापा की बात से मैं सहमत थी, क्योंकि मैंने अभय को ईमानदारी से काम करते हुए देखा था। मैंने उसे कंपनी में बहुत ही लगन के साथ काम करते हुए देखा था। पापा ने अभय के बारे में जो कुछ पता किया था, उसके मुताबिक अभय की दुनिया में उसके अलावा कोई नहीं था। उसके माँ बाप की बहुत पहले ही मौत हो चुकी थी और वह अकेला ही अपने घर में रहा करता था। यह जानकर तो पापा और भी बेफिक्र हो गए कि उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए उसका सारा वक्त और प्यार मेरे लिए होगा। पापा ने एक दिन मौका देखकर अभय से हमारे रिश्ते की बात की तो वह हैरान रह गया। फिर मैंने अभय से एक दो मुलाकात की और हमारा रिश्ता पक्का हो गया और पापा ने मेरी शादी अच्छे से कर दी। शादी के बाद मैं और अभय पापा के दिए हुए बंगले में आकर रहने लगे। अभय मुझे पाकर बहुत खुश था और पापा की बात बिल्कुल सच साबित हुई। अभय ने पहले ही दिन से मेरा इस कदर ख्याल रखना शुरू किया कि मैं हैरान रह जाती। उसका बस चलता तो वह मुझे ज़मीन पर कदम ही नहीं न रखने देता। शादी के बाद वह कहने लगा कि तुम घर में आराम करो और दफ्तर और काम की जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़ दो। मैं पापा के साथ मिलकर सब कुछ संभाल लूँगा। मैं बहुत बहुत वक्त से पापा के साथ जिम्मेदारी संभाल रही थी और अब थोड़ा आराम भी चाहती थी, और उसने मेरे मन की बात कहकर मुझे खुश कर दिया। अभय मेहनत से पापा के साथ मिलकर उनका कारोबार संभाल रहा था और मैं पूरी तरह गृहस्थी में लग गई। पापा पहले से ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। उन्होंने सब कुछ अभय को ही सौंप दिया। वह कभी कभार दफ्तर चक्कर लगा लेते और अभय को काम करता देखकर बहुत खुश होते। उसने हमारे कारोबार को बहुत बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। दिन बहुत ही खूबसूरती से गुजर रहे थे और मैं अपनी किस्मत पर बड़ा खुश होती थी। जब माला हमारी ज़िंदगी में आई तो हम 2 से 3 हो गए। अभय हमेशा की तरह दफ्तर चले जाते और मैं घर के कामों के साथ साथ कभी कभार माला के कमरे में जाकर उससे भी बात कर लिया करती। वह बहुत ही कम बात करती थी, लेकिन मुझे उसकी सादगी बहुत अच्छी लगती थी। मैं जब भी उसके कमरे में जाती तो वह खामोशी से मेरी बातें सुनती रहती और कुछ ना कहती। शायद हालात ने उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई थी और यह तकलीफ़ मुझे उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। मैं चाहती थी कि माला भी ज़िंदगी की तरफ लौट आए, इसलिए मैं उसे कमरे से बाहर आने को कहती रहती। एक दिन जब अभय दफ्तर से वापस आए तो थोड़ी देर बाद माला के कमरे से होकर मेरे पास आए और कहने लगे कि तुम माला के कमरे में ना जाया करो, उसे कुछ वक्त के लिए अकेले छोड़ दो, वह खुद ही अपने दुखों से निकल जाएगी। उसे किसी से भी अपने दुख के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता और तुम्हारे बार बार उससे बात करने से उसके जख्म हरे हो जाते हैं। वह परेशान हो गई है और यहाँ से जाने की बात कर रही है। यह सुनकर मैं परेशान हो गई और मैंने सोचा कि कहीं अभय मुझे गलत ही ना समझ लें, इसलिए मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं माला के कमरे में नहीं जाऊँगी, मैं तो बस उसे ज़िंदगी की तरफ लौटता हुआ देखना चाहती थी। अभय मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि मैं जानता हूँ कविता, तुम उसके भले की ही सोच रही हो, लेकिन इस वक्त वह तन्हाई चाहती है।
इसलिए उसे अकेला रहने दो। मैंने अभय से वादा किया कि अब मैं माला को परेशान नहीं करूँगी। वैसे भी आजकल मेरे पास बहुत ही ज़्यादा काम था। मैं रात को जल्दी सोने लगी थी और सुबह देरी से मेरी आँख खुलती थी। अभय मेरे उठने से पहले दफ्तर जा चुके होते थे और बहुत कम वक्त में मुझे उनके लिए खाना तैयार करवाना होता था और घर के कामकाज भी देखने होते थे। हर वक्त मुझ पर थकान रहने लगी और मुझसे घर के काम भी ठीक से नहीं होते थे, जबकि काम तो नौकरों को करने होते थे। मैं बस नज़र रखती थी। मैं ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारने लगी थी, क्योंकि थोड़ी देर में ही थक जग कर चूर हो जाती थी। शादी पर मैं अपनी पुरानी मेड को अपने साथ लाई थी और मुझे उस पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने घर की पूरी जिम्मेदारी उसे सौंप दी और अब खुद आराम करने लगी। मैं कहीं भी लेटती और सो जाती, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। मैं सारा दफ्तर संभालती थी और घर पर भी, लेकिन थकान का एहसास नहीं होता था। लेकिन अब मुझे बहुत थकावट रहने लगी थी। मैंने रात में कॉफ़ी पीना भी कम कर दिया था, जबकि कॉफ़ी के बगैर मैं कभी सोती नहीं थी। अभय से मैंने यही बात कही तो वह कहने लगे कि मौसम बदल रहा है, शायद इसलिए तुम्हें ऐसा एहसास हो रहा है। अच्छा है, तुम ज़्यादा आराम किया करो। वह इतनी मोहब्बत से मुझसे बातें करते थे कि मैं सारा प्रॉब्लम भूल जाती और उनकी आंखों में देखने लगती। मैंने माला के कमरे में जाना छोड़ दिया था। वह खाना भी अकेले ही कमरे में खाती थी, इसलिए मुझे उसकी शक्ल भी दिखाई नहीं देती थी। अभय दफ्तर से घर आने के बाद ही उसके कमरे में चले जाते और कुछ वक्त उसके साथ गुजारकर वापस मेरे पास आ जाते। मुझे उनका अपनी बहन को वक्त देने पर बिल्कुल भी एतराज़ नहीं था, लेकिन एक रात नींद से मेरी आंखें खुली तो अभय मेरे पास ना थे। मैं हैरान हुई कि आधी रात को वह कहाँ गए हैं। जैसे ही मैं उन्हें देखने के लिए निकली तो मैंने अभय को माला के कमरे से निकलते हुए देखा। मैं हैरान थी कि आधी रात को अभय माला के कमरे में क्या कर रहा है, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद देखने गए होंगे। मैंने अभय को कुछ ना कहा और इससे पहले कि वह मेरी तरफ देखते, मैं खुद ही कमरे में वापस आकर सोने के लिए लेट गई। यह सिलसिला चल निकला। अक्सर ही रात को मेरी आँख खुलती तो अभय कमरे में मौजूद ना होते। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि अभय का आधी रात को अपनी बहन के कमरे में जाना क्यों ज़रूरी है, जबकि वह दफ्तर से आते ही अपनी बहन के कमरे में मिलने जाते थे। मुझे अभय के बगैर दोबारा नींद नहीं लगती थी और जितनी देर वह कमरे से बाहर रहते, मैं करवटें बदल बदल कर सोती। एक रात ऐसा ही हुआ कि मेरी आंख खुली तो अभय कमरे में मौजूद नहीं थे और मुझे दोबारा नींद लग रही थी। माला से मेरी मुलाकात हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी माला से मिल आती हूँ। उन दोनों के साथ बैठकर मैं भी कुछ बातें कर लूँगी। मैं अपने कमरे से निकलकर माला के दरवाजे तक पहुँची तो दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था और अंदर का कुछ कुछ मुझे नज़र आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से कमरे के अंदर झांका तो इस मंजर ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बहन के साथ आधी रात को अभय यह भी कर सकते हैं। मेरे लिए अपने कदमों पर बड़े खड़े रहना मुश्किल हो गया। अंदर से आती आवाज़ ने तो मेरे बोलने की ताकत भी छीन ली थी। अभय माला को सीने से लगाए बैठे थे और उससे प्यार कर रहे थे, पर ऐसी मोहब्बत एक भाई बहन के बीच किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। मैंने उन्हें जिस हालत में देखा वह लफ्ज़ों में बयान करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, लेकिन अभय माला की बातों ने तो मेरे कदमों तले ज़मीन ही निकाल दी। उनके रिश्ते की हकीकत पूरी तरह खुलकर मेरे सामने आ गई थी। माला कह रही थी कि और कितने दिन हम ऐसे ही भाई बहन का ड्रामा करते रहेंगे और मैं अपनी सौतन को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त करती रहूंगी। मैं जब भी कविता को देखती हूँ मेरा खून खोलने लगता है। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे हमारी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकूँ। और अभय माला से कह रहा था कि इसलिए मैंने कविता को तुम्हारे कमरे में आने से मना कर दिया है। मुझे यही डर लगा रहता है कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसके सामने सच्चाई बयान न कर दो। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर कविता और उसके बाप से हमेशा के लिए हमारी जान छूट जाएगी और यह सारी दौलत और धन हम दोनों पति पत्नी का हो जाएगा। माला कह रही थी कि इतने दिनों से इसी बात का तो इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन आप हर रात उसके साथ उसके कमरे में होते हैं तो मुझे बहुत जलन होती है। यह सोचकर मेरा दिल जलता है कि आपने उसे अपनी बाहों में ले लिया है। अभय उससे कह रहा था कि माला, तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो और यह सब मैंने तुम्हें एक नई ज़िंदगी देने के लिए किया है। तुम कब तक एक छोटे से घर में अपनी ख्वाहिशों को मारकर जीती रहती। हम दोनों के हक में यह फैसला मैंने किया है। मेरे लिए भी किसी और औरत के साथ रहना आसान नहीं है। मैंने कविता के बाप को धीरे धीरे जहर देना शुरू कर दिया है और उसी की वजह से पहले से काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगा है।
और कविता की कॉफ़ी के जार में भी मैंने जहर मिला दिया है। वह रोज़ाना कॉफ़ी पीकर सोती है, लेकिन उसके शरीर में भी जहर अपना असर दिखा रहा है, इसलिए वह ज़्यादातर वक्त सोई रहती है। मैं भी इसलिए इतनी आसानी से तुम्हारे पास आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वह एक बार सो जाएगी तो सुबह ही खबर लेगी। बस कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, फिर कविता और उसके बाप का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और हम दोनों एक आलीशान बंगले में एक साथ पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे। वह माला से अपनी मोहब्बत का इजहार पूरी तरह कर रहा था और मैं उदासी की हालत में दरवाजे से टेक लगाई थी। मैं कैसे यकीन कर लेती कि मेरे बाप ने जिसे सीधा साधा और शरीफ इंसान समझकर मेरे लिए पसंद किया था, वह इस कदर धोखेबाज था। अभय के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, प्राइस ब्रांड थी, जिसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता था। मेरे बाप को भी उसने मौत के करीब पहुंचा दिया था और वह जल्दी मुझसे छुटकारा पाना चाहता था। उसे बहुत अच्छी तरह मालूम था कि मेरे और मेरे बाप के मरने के बाद सब कुछ खुद ब खुद उसका हो जाएगा, इसलिए वह हमारे आगे अच्छा बनने का ड्रामा करता। मुझे अब चक्कर महसूस होने लगे थे। शरीर में कमजोरी तो बहुत ही दिनों से थी, इसलिए मैं लड़खड़ा गई। अभय और माला को मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया। जैसे ही उन दोनों की नज़र मुझ पर पड़ी तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। अभय को तो इस बात का भी पता नहीं था कि मैं पिछले कुछ दिनों से कॉफ़ी भी नहीं पी रही थी और शायद इसलिए मुझे रात के वक्त नींद नहीं थी, जबकि मैं सुबह कॉफ़ी पीती तो सारा दिन नशे में रहती। अभय हैरानी से कहने लगे कि कविता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो माला को देखने के लिए आया था। अभय को महसूस नहीं हुआ था कि मैंने सारी बातें सुन ली है और उन्हें एक साथ देख लिया है। यह सही वक्त नहीं था कि मैं अभय को यह बताती कि मैं उसकी सच्चाई जान गई हूँ, इसलिए मैंने झूठ का सहारा लिया और अभय से कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं उसे बुलाने के लिए आई हूँ। अभय मरे मरे कदमों से मेरे साथ कमरे में लौट आया। सारी रात मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक कर रखा था। मैं अभय से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। मैंने दिल से उसे अपना माना था, लेकिन उसने मेरे एतबार को तबाह कर दिया था। सुबह होते ही अभय दफ्तर निकल गया और मैंने मौका देखकर एसएचओ साहब को फ़ोन मिलाया, जो मेरे पिता के दोस्त हैं। मैंने रोते हुए सारी हकीकत बताई। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वह सब कुछ ठीक कर देंगे और थोड़ी देर में कुछ पुलिस वालों के साथ हमारे घर चले आए और सबसे पहले माला को कमरे में बंद कर दिया। मेरी कॉफ़ी के जार को भी अपने कब्जे में लेकर उन्होंने उसका टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया, ताकि यह साबित हो सके कि अभय ने मुझे जहर देने की कोशिश की है। एक लेडी कांस्टेबल को बुलाकर माला से भी पूछताछ कर दी गई, तो माला ने सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया कि अभय जानता था मेरे पापा मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, इसलिए उसने सबसे पहले माला को छोड़कर एक दूसरा घर किराए पर लिया और जानबूझकर पापा की नज़रों के आगे हीरो बन गया। कुछ उसकी किस्मत भी रंग दिखा गई और पापा को अपने जाल में फंसाने में वह कामयाब हो गया। माला और अभय ने एक दूसरे से लव मैरिज की थी और वह दोनों गरीबी के हाथों तंग आ चुके थे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का फ़ैसला किया। अभय इस तरह आगे बढ़ गया। उसने मेरी और मेरे बाप की जान लेने की कोशिश की। माला के बयान ने सारे मामले को इस कदर आसान बना दिया था कि एसएचओ साहब ने फ़ौरन ही अभय को गिरफ्तार कर लिया। मैंने मुकदमा दायर कर दिया था और अपने पापा का इलाज करवाना शुरू कर दिया। उनके शरीर में काफ़ी जहर जा चुका था, जिसकी वजह से वे बिस्तर पर पड़ गए थे। आज अभय और माला जेल की सलाखों के पीछे हैं और अपने लालच का अंजाम भुगत रहे हैं। मैंने पापा के साथ मिलकर फिर से अपना कारोबार संभाल लिया था और हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे। कभी कभी कुछ लोग जैसे दिखाई देते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं होते, इसलिए अपनी बेटियों की किस्मत का फैसला करते हुए अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए और पूरी तरह छानबीन करनी चाहिए, ताकि मेरी तरह किसी और की ज़िंदगी बर्बाद ना हो सके। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।